कैसे हैं दोस्तों। आप सभी को मेरा यानी आशीष का प्यार भरा नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके समक्ष एक मेरी ही लिखी कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है सपने। बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। सामने नारियल के पेड़ों के बीच से नीला समंदर साफ दिख रहा था। समंदर में कुछ जादू होता है ना। उसे देखते देखते कब मैं अपनी यादों की लहरों पर गोते खाने लगा, पता ही नहीं चला। साल 1985। जगह महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर कल्याण। बात कॉलेज के दिनों की है। लेक्चर खत्म हुआ ही था कि आवाज आई, कहीं घूमने चलते हैं। बहुत समय हो गया, कॉलेज और घर के अलावा कुछ पता ही नहीं। संतोष ने यह प्रस्ताव पूरी मंडली के सामने रख दिया। कॉलेज के दिनों में ऐसे प्रस्तावों पर नकार नहीं होती थी, बस तारीख तय कर ली जाती थी। सो 2 हफ्ते बाद की तारीख तय कर ली गई। तभी विश्वास ने पूछा, अरे जाएंगे कहाँ? दुष्यंत तपाक से बोला, सिंगापुर चलते हैं। सब जोर से हंस दिए। विशु का चेहरा देखने लायक था, लेकिन तभी दुष्यंत बात संभालते हुए बोला, अरे भाई अपनी जेब से दमड़ी निकाल के देख, फिर बता कहीं और जा सकते हैं क्या? अलीबाग ही जाएंगे। दुष्यंत विशु की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला। और इस तरह तारीख और जगह दोनों तय हुए। मैं मनु बचपन में थोड़े संकोची स्वभाव का था। कहते हैं ना, परिस्थिति इंसान को जल्दी समझदार बना देती है। मेरा भी कुछ यही हाल था। सपने देखना, कुछ बड़ा सोचना, ये सारी बातें किताबी हुआ करती थी। और बड़े सपने क्या देखता। अभी तो मैं अलीबाग जाने को लेकर भी दुविधा में था। यूं ही पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों को ना भी नहीं बोल सकता था। फिर जैसे तैसे पहले के जोड़े हुए पैसे निकाल कर जाने के लिए हामी भर दी, और बस जाने का दिन भी आ गया। अंकु यानी कि अंकेश हमारी मंडली का मास्टर प्लानर था। प्लानिंग की जिम्मेदारी उसी की होती थी। इसके 2 कारण थे। पहला तो यह कि उसे प्लानिंग करना बेहद पसंद था, और दूसरा उसके प्लान के मुताबिक ना चलने पर भी वो अगली बार प्लान जरूर बनाता था, क्योंकि उसे प्लानिंग करना बेहद पसंद था। तो प्लान के मुताबिक सुबह तड़के घर से निकलकर सरकारी बस अड्डे एसटी स्टैंड पर मिलना तय हुआ। बस से अलीबाग पहुंचना था, फिर दिन भर समंदर के किनारे मजे कर शाम को किसी होटल में नींद निकालकर फिर अगले दिन सुबह समंदर पर गुजार कर शाम तक वापसी का प्लान था। उन दिनों अंकु इसे पावर पैक प्लान बुलाता था। किसी ने अंकु से पूछा था, इस प्लान में समंदर और होटल के अलावा कुछ भी नहीं है? तब हमारे मास्टर प्लानर ने जवाब दिया था, दोस्तों हम अलीबाग क्यों जा रहे हैं? समंदर में मजे करने। तो बस उस पर फोकस करो, बाकी सारी प्लानिंग वहां जाकर हो जाएगी। डोंट वरी। वरी तो वैसे भी हमारी मंडली का गुणधर्म नहीं था। सारी मंडली अपनी तैयारी के साथ बस अड्डे पर मिली, और बस पर सवार होते ही अगले 2 दिनों की मौज मस्ती के ख्याल से सारे मस्त हो गए। गाने गाते, एक दूसरे की टांग खींचते वक्त बस निकला जा रहा था। मैं भी इन्हीं सारी मस्तियों में मशगूल था, और मेरा मन इन सारी बातों को संजोने में लगा हुआ था, जो भविष्य में यादें बनने वाली थी। कुछ ही देर में सारी मंडली अलीबाग पहुंच गई। बिना कोई वक्त गवाए हमने समंदर की तरफ कदम ताल शुरू कर दी। कुछ 10-15 मिनट में हम समंदर के बहुत पास थे, और विशाल समंदर दिखने लगा था। जैसे जैसे मैं समंदर के पास पहुंच रहा था, समंदर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। किनारे पर पहुंचकर मैं बस स्तब्ध खड़ा था, बस एक टक समंदर की तरफ देख रहा था। दोस्तों का शोरगुल बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। विशु ने मुझे देखा और पास आकर खड़ा हो गया। फिर धीरे से बोला, दोस्त आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। आज बंद आंखों से देखने की कोशिश कर, शायद दूसरा किनारा दिख जाए। मैंने भी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद किनारे पर एक ऊंचे स्थान पर हमने अपना डेरा लगा लिया। सामान रखकर बस कुछ ही मिनटों में एक एक कर सब पानी में डुबकी लगा रहे थे।
कुछ देर तक तो बाहर रखे सामान पर नजर थी, पर बाद में बेफिक्र हो गए। करीब 2-3 घंटे बाद सब पस्त हो चुके थे और अब सबकी नज़र मास्टर प्लानर अंकु की तरफ थी। अंकु बोला, यहाँ पर खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, हम भी ऐसी ही एक अच्छी जगह पर जाएंगे। रास्ते के किनारे एक भोजनालय है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। दुर्गेश चुटकी लेते हुए बोला, वाह रे तेरी प्लानिंग। थके हुए सारों ने भरपेट खाना खाया और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक भोजनालय के मालिक ने हमें प्रेम पूर्वक जाने के लिए नहीं कह दिया। भगवान करे ऐसा प्रेम किसी और को ना मिले। हम सारे फिर झोला उठाए समंदर के किनारे जा बैठे और शाम होते ही होटल की तरफ चल दिए। कमरा मिले, नहाए धोएं और बिस्तर पर पसर जाएं। दिन भर की थकान के बाद बस यही प्लान बचा था। अंकु ने बताए हुए होटल पर पहुंचे। अंकु और मैं रिसेप्शन पर बुकिंग करने चले गए। बाकी मंडली बाहर ही इंतजार कर रही थी। अंकु ने मैनेजर को देखा और बोला, काका पहचाना, मैं अंकेश, पिछले साल पापा के साथ आया था ना। मैनेजर के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे इस अंकेश नाम के प्राणी का कोई पता नहीं था। फिर भी उसने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ पापा कैसे हैं। और इस बात को लेकर अंकु ने मेरी तरफ देखकर इतरा भी लिया। दरअसल अंकु ने पता किया था कि अलीबाग का सबसे सस्ता होटल है। अंकु ने मैनेजर से बात बढ़ाते हुए कहा, हम 7 लोग हैं, 3 रूम में एडजस्ट कर लेंगे। फिर मैनेजर ने रूम का भाड़ा बताया। वो सुनकर मैंने अंकु की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर संभवतः बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह छपा हुआ था। अंकु की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दरअसल हमारे मास्टर प्लानर ने जो रूम का भाड़ा सोचा था, मैनेजर साहब ने उससे 2 गुना भाड़ा बता दिया था। लेकिन अब तो सब साफ था। जो था उसके साथ बुकिंग कर हम बाहर खड़ी मंडली के पास पहुंचे। अंकु ने बड़ी सफाई से सबको बताने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैंने बताना शुरू किया, भाइयों होटल में सिर्फ 1 कमरा मिला है। अरे यार ये क्या बात हुई, अब 1 कमरे में कैसे हो पाएगा 7 लोगों का। अभी पूरा नहीं हुआ। होटल के नियमों के अनुसार उस कमरे में सिर्फ 3 लोग रुक सकते हैं। ये सुनकर सारे चौंक गए। लेकिन थोड़ी देर में तय हुआ कि अंकु, विशु, दुर्गेश और मैं बलि के बकरे बनेंगे और आज बस अड्डे पर रात गुजारेंगे। रात को बस अड्डे पर खूब अंधेरा था। थोड़ी दूर नारियल के पेड़ों के बीच से कुछ घरों के टिमटिमाते लट्टू नजर आ रहे थे और इस बार हमारी पहरेदारी न जाने कितने मच्छर जी जान से कर रहे थे, मानो कान में कह रहे हो, जागते रहो। दुर्गेश बोला, अरे भाई पहले मालूम होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तब विशु बोला, अरे दोस्त अगर कल बेफिक्र नहीं होते तो ये तजुर्बा कहाँ मिलता। विशु की बात सुन अंकु ने थोड़ी राहत महसूस की। अंकु बोला, भाई ये रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तौबा कर ली मैंने, अब नहीं आऊंगा इधर। तब मैंने कहा, रात तो मैं भी नहीं भूलूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये तजुर्बा बेकार नहीं जाएगा। न जाने ये सोचने की हिम्मत कहाँ से आई। शायद बस अड्डे पर गुजरती हुई रात और सुबह बंद आंखों से देखा हुआ समंदर ये कारण रहे होंगे। उस रात में एक लम्हा नहीं सोया। पता नहीं इसे जागती आंखों से सपने देखना कहूँ या नहीं, लेकिन मन ही मन खुद से वादा कर लिया कि कुछ बड़ा करूँगा, हालात बदलूंगा। अक्सर किसी चीज़ को समझना इस बात पर टिका होता है कि आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। वैसे तो इतनी तकलीफ़ें थी वहाँ, लेकिन मेरी नज़र उन टिमटिमाते लट्टुओं पर थी। अंधेरा तो बहुत था उधर, लेकिन मैं रोशनी तलाश रहा था। साल बीते, सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। मैं भी अपने सपनों को साकार करने में लग गया। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी किस्मत मुझे किसी न किसी ज़रिए अलीबाग ले आती और मैं इस छोटे से शहर से धीरे धीरे जुड़ता रहा। आज यहाँ मेरा घर है। आज जब मैं घर की बालकनी से उन नारियल के पेड़ों की ओर देखता हूँ तो उस पार वही बस अड्डा नजर आता है। बस अड्डे की हालत काफ़ी बदल गई है। रोशनी भी बढ़ गई है, लोगों की, बसों की तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन अब जब उस तरफ देखता हूँ
तो आंखें किसी मंडली को ढूंढने लगती हैं। पता नहीं, फिर कोई ड्रीमर जागती आंखों से सपने देख रहा हो। और जाते जाते एक सलाह कि हर उस इंसान को जो सपने देखने में संकोच करता है, उसे एक बार समंदर के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए। समंदर सिखाता है सच्चाई आंखों देखी के बंधनों से बहुत आगे है। उसे देखने के लिए आंखें मूंद कर सपने देखने होते हैं। आखिर सपने वही साकार होते हैं जो देखे जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।